गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? फॉर्म भी आ गया है, नोटिफिकेशंस आ ही गए हैं और शायद आप लोगों ने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा। तो जब फॉर्म के नोटिफिकेशंस आ जाते हैं तो उस समय से तैयारी एक अलग लेवल पे चली जाती है। आपका पूरा फोकस होता है और दिन गिने होते हैं, सिलेक्टेड टाइम होता है आपके पास। तो चीज़ें थोड़ी संभालना मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो अच्छे से कर ले जाते हैं वो कर ही ले जाते हैं। जिनके पास एक अच्छा टाइम टेबल हो, जिनके पास डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी हो, वो कर ले जाते हैं और बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं। तो बस हम भी उसी टाइमलाइन, उसी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में। और इसी एग्ज़ाम में नहीं, यूपी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इवन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप गेस कर रहे होंगे शायद कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। आपको शायद याद हो, जब मैं संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी प्रियम्बल के बारे में। डायरेक्ट नहीं बताई थी, लेकिन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताया था, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने जो पेश किया था। तो इसका स्रोत वही है, ये जो दिख रहा है आपको, इसका सोर्स, इसका स्रोत ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव ही है। ठीक है, तो आपके दिमाग में होगा कि क्या ये चीज़ें जो अभी दिख रही हैं शुरू से ऐसी ही थी, क्या एग्जैक्ट वर्ड्स स्टार्ट से ऐसे ही लिखे थे, या इनमें कोई चेंजेज हुए हैं, कुछ नई चीज़ें जुड़ी है, या फिर कुछ चीज़ें हटी है। तो इन सारे डाउट्स को आज क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ इसकी पीवाईक्यू भी देखेंगे कि पेपर यूपीपीसीएस ने कब और किस तरीके से किस क्वेश्चन को पूछ रखा है। चलिए फिर देखते हैं, टाइम क्या ही गंवाना, ऐसे भी हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, तो अच्छा होगा कि जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटाएं। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना व अचूक सूत्र। अगर आपको लग रहा होगा कि सर तो पीपीटी पे पढ़ा के निकल जाते हैं, तो भैया ऐसा कुछ है नहीं। ये पीपीटी भी हम ही बनाते हैं, हम कहीं से कट कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करते हैं। काफ़ी सोर्सेस, एनसीईआरटी तो सबसे बेसिक और सबसे ट्रस्टेड सोर्स है, उसका तो यूज करते ही हैं। और भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और कुछ कह सकते हो मैगजीन्स वगैरह, सबको मिला के इन्हें बनाया जाता है। इस पीपीटी के पीछे कई घंटों की मेहनत होती है, इसे हल्के में ना लें आप। और मैं चाहूँगा कि आप इसको रखें और इसमें से चीज़ें निकाल के अपने नोट्स में लिख लें। पूरी पीपीटी रखने से अच्छा है कि पीपीटी को डाउनलोड करें, वहाँ से चीज़ें देखें, शॉर्टकट्स निकालें, उनको अपने एक नोट्स बनाते जाएँ। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोलता है हमारा प्रस्तावना। सोर्स, ओरिजिन एंड सोर्स, उत्पत्ति एवं स्रोत। मैं आज वो बाईलैंग्वेज लाया हूँ। आपको लग रहा है सर आप तो केवल हिंदी पढ़ा देते, तो एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब आपको पता है कि अंग्रेजी इस देश से चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ के गए हैं, तो बस मैं सोचा चलो दोनों साथ में लेके चलते हैं थोड़ा किसी किसी टॉपिक में। तो आज मैं इसलिए दोनों को साथ में लेके आया हूँ। लेकिन हिंदी वालों आप टेंशन मत लेना, मैं भी हिंदी भाषी ही हूँ और मैं भी हिंदी ही बोलता हूँ, बस इंग्लिश थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ। तो देख लेंगे, बाकी तो सारी चीज़ें हिंदी में ही है और कुछ कुछ इंग्लिश वालों के लिए भी ईजी हो जाएंगी चीज़ें। सोर्स क्या क्या है देखते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। मैंने अभी आपको बताया था, कब किसने इंट्रोड्यूस किया था? नेहरू साहब ने। कब? 13 दिसंबर 1946। इंट्रोड्यूस कब किया था और अडॉप्ट कब हुआ था? दोनों दो डेट हैं, कन्फ्यूज मत होना। इंट्रोड्यूस हुआ था 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, और अडॉप्ट हुआ था जनवरी 22 जनवरी 1947। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 13 दिसंबर 1946। अडॉप्ट कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। नेहरू जी द्वारा प्रेस प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, अगर कोई पूछे कि बेस क्या था प्रियम्बल का, तो वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। दूसरा सोर्स रहा ग्लोबल बोरोइंग्स, वैश्विक प्रेरणा, आइडियाज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रीएम्बल स्टाइल एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमने ग्लोबल वार्मिंग मतलब दुनिया से भी कुछ चीज़ें ली, जिनमें एक तो हमारा था अमेरिकन संविधान से हमने प्रीएम्बल का स्टाइल लिया, तरीका लिया, और दूसरा हमने फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर आपको इसका कुछ झलक हिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलेगा, जब दीपक सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको ये 3 चीज़ें दिखेगी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने वहाँ से ली है। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। हिंदी में देख लेते हैं, अमेरिकी संविधान से प्रेरित प्रारूप और फ्रांसीसी क्रांति के उच्च आदर्श। ठीक है, आप देखते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन। हमने अडॉप्ट कब किया? हमने अडॉप्ट किया था कब? नवंबर 26, 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को जब अडॉप्ट किया तो साथ में इसे भी अडॉप्ट किया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना को अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना नहीं है और प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये बस बेस था उसका, आपने पढ़ा होगा इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल को। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, कौन कौन से? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी कौन कौन से? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, बंधुता। assuring the dignity of the individual and the unit and the integrity of the nation in our constituent assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves thus constitution। इंग्लिश वालों का, हिंदी वालों के लिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय, कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रताएं हो गई? 5। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितने हो गए? 2। प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारा प्रीएम्बल। हमारे टाइम में स्कूल में बुलवाया भी जाता था प्रेयर के टाइम में, अब पता नहीं होता है कि नहीं। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल, संरचना। राज्य की प्रकृति, हमने जो संविधान बनाया उसमें जो हमने राज्य बनाया वो कैसी होगी, वो हमें प्रीएम्बल में उसके दर्शन मिलते हैं। तो राज्य की प्रकृति कैसे बोल रहे हैं? सॉवरेन यानी संप्रभु। संप्रभु किसको बोलते हैं? फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रूल, हम बाहरी दबाव से फ्री हैं, हम अपने जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हैं, उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मॉडल। अभी कौन सा मॉडल है? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको नेहरू की फेबियन समाजवाद पढ़ने को मिलेगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। पंथ निरपेक्ष, न्यूट्रल स्टांस ऑन रिलीजन। न्यूट्रल स्टांस, हम किसी को किसी धर्म की से नफरत नहीं करेंगे, किसी से हम प्यार नहीं करेंगे, किसी धर्म को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, किसी को हम नीचे नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। लोगों को स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को माने, राज्य को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो राज्य इस मामले में न्यूट्रल रहेगा। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, पावर विद इन पीपुल, विथ पीपुल, जो भी बोल लो आप। रिपब्लिक, गणराज्य, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि सेलेक्टेड होगा। कितने हो गए? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य।
ये होगी राज्य की प्रकृति की, राज्य ऐसी होगी। अब राज्य के लक्ष्य क्या है, राज्य क्या करेगी, राज्य कैसी होगी, ये हो गया संप्रभु समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतंत्रात्मक होगी और गणराज्य होगी। लेकिन राज्य के लक्ष्य क्या है, राज्य क्या करेगी, राज्य न्याय दिलवाएगी, जस्टिस। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लिबर्टी, स्वतंत्रता। कौन कौन से स्वतंत्रता, थॉट, बिलीफ, वर्शिप। इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए। इंटीग्रिटी को कवर किया गया था 1976, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। देखते हैं सीक्वेंस ऑफ नेचर, क्रमानुसार कैसे याद रखें, क्योंकि यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है, सीक्वेंस पूछ रखा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप अगर देखोगे ध्यान से पीवाईक्यू को तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस दोहराए जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है आपके लिए, जो कुछ ऐसे है कि DR_S3 या फिर S3DR आप बोल सकते हो। क्या है ट्रिक, S3DR। अब 3 S हैं, S1 से हो गया सॉवरेन यानी संप्रभु, S2 से हो गया सोशलिस्ट समाजवादी। बस आप इसको याद रखो, आपका हो जाएगा संप्रभु समाजवादी। और S3 से हो गया सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। D से हो गया डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक, और R से हो गया रिपब्लिक यानी गणराज्य। S3DR, ठीक है, S3DR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। गॉट इट। हिंदी में आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक लाइन दे देता हूं कि संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोग ही गणराज्य बनाते हैं, ठीक है। संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष 3 हो गए, लोग से हो गया लोकतंत्र और गणराज्य। गॉट इट। इसको आप देख लेना, आप दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उससे कर लेना। आपको मैंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आते हैं कि गोल्स क्या हैं, गोल्स ऑफ द प्रीएम्बल, राज्य के उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना में वो किन उद्देश्यों को दर्शाना चाहता है। तो पहले से आते हैं, पहला है जस्टिस, न्याय। राज्य चाहता है कि न्याय हो लोगों के साथ। कैसा न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। फिर आता है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। कैसा, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। एक यहाँ पे छूट गया है, उपासना। स्वतंत्रता 5 है, न्याय 3 है, समता 2 है और बंधुत्व, ठीक है। तो न्याय में कौन कौन से हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन कौन से हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। समता कौन सी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। डिग्निटी एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी, व्यक्ति की गरिमा एवं एकता, अखंडता को बढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रिक, जिसका नाम है जलेबी। आपको लग रहा है यार जलेबी तो खाने वाली चीज़ है, आप ट्रिक बना दियो इसको। बताओ यार, राष्ट्रीय मिठाई है हमारे देश की और तुम इसका ट्रिक बना रहे हो। देखिए इजी हो जाती है चीज़ें। जलेबी में बस ए को छोटा ले लेना और बाकी सब जो बड़े वाले हैं उससे हो जाएगा। जे से हो जाएगा जस्टिस, एल से हो जाएगा लिबर्टी, ई से हो जाएगा इक्वलिटी, बी से हो जाएगा ब्रदरहुड और आई से हो जाएगा इंटीग्रिटी। ब्रदरहुड मतलब फ्रेटर्निटी। जलेबी हो गया, जलेबी। अब कोई गाना मत गालना, बहुत मारूंगा, सही बता रहा हूँ। जलेबी। जे से क्या हो गया जस्टिस, एल से लिबर्टी, ई से क्या हो गया इक्वलिटी, बी से हो गया ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी बोल सकते हो उसको, और आई से हो गया इंटीग्रिटी। ठीक है, याद रहेगा जलेबी तुम्हें? याद करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहा तो 1 नंबर लेके जाएगा। अब हमेशा से एक विवाद आता है और पूछ रखा है, स्टेट पीसीएस भी पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है यहाँ से, कि क्या जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? The question of whether the preamble is an integral part of the Constitution has repeatedly triggered landmark judicial controversies, heavily
स्क्रूटनाइज्ड बाय यूपीपीसीएस। हिंदी बताता हूँ कि ये हमेशा से यूपीपीसीएस का फेवरेट एरिया रहा है, जहाँ से पूछा कि क्या ये पार्ट है और कौन कौन से ऐसे केस हैं जिसमें इसके बारे में बात की गई है, तो हम भी उन्हें देखेंगे। चलिए, पहला कॉलम है ईयर का, दूसरा कॉलम है केसेस का, उसमें जो वर्डिक्ट आए हैं वो है, और वही चीज़ हिंदी में है। ठीक है हिंदी वासियों, चलिए शुरू करते हैं। 1960 बेरूबारी यूनियन केस, बस केस का नाम याद रखना और क्या बोला गया था वो याद रखना, ज़्यादा मतलब नहीं करता है। वो 1960 वगैरह पूछते नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता कि पूछेंगे दोबारा कभी। तो 1960 में बेरूबारी यूनियन केस आता है। इसमें बोला जाता है कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संशोधन इसमें असंभव है। बेरूबारी में बोल दिया गया कि भैया जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और संशोधन जो है इसमें वो असंभव है। 1973 केशवानंद भारती केस, मैंने आपको बताया था कभी शायद बीच में हमने इसका जिक्र किया था आपके सामने, केशवानंद भारती केस का। केशवानंद भारती केस में क्या था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 एंड इट कैन बी अमेंडेड। केशवानंद भारती केस में बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन संभव है, बुनियादी ढांचा लागू है। वो मूल ढांचा बोल लो, बुनियादी ढांचा बोल लो, और किसके अंडर है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या था? कल ही मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में जब हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि संविधान संशोधन, कि संविधान में संशोधन कैसे होगा वो इसमें बताया गया था। और ये क्या बोल रहा है कि मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का एरिया है, तो वहाँ पे संविधान संशोधन से ही चीज़ें हो सकती है, इसमें संशोधन संभव है। 1995 LIC ऑफ इंडिया केस, क्या? LIC ऑफ इंडिया केस रिट्रेटेड, मतलब पुनः पुष्टि। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पुनः पुष्टि की गई कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अभिन्न हिस्सा है। तो वर्तमान में अभी कंडीशन क्या है? वर्तमान में कंडीशन यही है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। कौन से केस में कहा गया था कि संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है, फिर आता है केशवानंद भारती और LIC ऑफ इंडिया केस। इन दोनों में क्या बोला गया कि संविधान जो है वो प्रस्तावना जो है वो संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब अभिन्न अंग है। चलिए आगे चलते हैं। ये तीनों केसेस याद रखिएगा, बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस और LIC ऑफ इंडिया केस। नेक्स्ट देखते हैं द मेन। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो UPSC हो या स्टेट PCS हो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या चेंजेज हुए प्रस्तावना में? इसमें प्रस्तावना में तो हम देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उससे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एकमात्र अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं, तो बस एक ही बार हुआ है, और वो कब था? 42वां संविधान संशोधन। क्या क्या जोड़ा गया? 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 3 नए शब्द जोड़े गए। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। कौन कौन से जोड़े गए? सोशलिस्ट, SSI याद रखना, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बस 3। SSI याद रख लो या सपा याद रख लो। सपा पार्टी वाला सपा नहीं, मतलब बात तो वही है, लेकिन सपा याद रखो। स से समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्षता, और अंतिम में आ जो बच गया उससे अखंडता। याद रहेगा कौन कौन सी चीज़ जोड़ी गई है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये पहले से नहीं थी। अब है कि फेमस ओपिनियंस, प्रसिद्ध कथन व विचार। किसने प्रीएम्बल को लेके क्या क्या बोला, किनको प्रीएम्बल कैसा लगता था, इस बारे में हम बात करेंगे। एने पालकी वाला,
इन्होंने क्या बोला था कि संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आप अपने कॉलेज में अपने कोचिंग में आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हो जिससे आपकी कोई डेटा उन्हें पता चलती है कि आप इसके पार्ट हैं कि नहीं, आप और कौन से बैच से हैं, क्या है। तो वैसे ही ये भी संविधान का परिचय पत्र है। जब आप संविधान खोलते हो पहले ही चैप्टर पे दिख जाती है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। दूसरा, के मुंशी, आपने संविधान सभा में भी इनका नाम सुना होगा। होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली। क्या जन्म कुंडली किसने बोला था? के मुंशी साहब ने। संविधान का परिचय पत्र किसने बोला था? एन ए पालकी वाला ने। तीसरा, ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने बोला था संविधान की आत्मा, आभूषण व कुंजी, सोल ज्वेल एंड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला था? सोल ज्वेल एंड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक नोट देख लो, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला है, ठीक है। इसको बोला है संवैधानिक उपचार की का अधिकार, आर्टिकल 32। और बट अ स्टैंडर्ड सोल ऑफ द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रीएम्बल एज पर ठाकुरदास भार्गव एंड जस्टिस हिदायतुल्लाह। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा बोला है, लेकिन स्टैंडर्डली ठाकुरदास भार्गव और जस्टिस न्यायाधीश हिदायतुल्लाह प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोलते हैं, ठीक है। जब पूछे कि संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं तो ये भी देखना है आपको कि किसके बारे में पूछा। अगर अम्बेडकर के बारे में पूछा तो आर्टिकल 32, और नहीं तो फिर प्रीएम्बल। अब देखते हैं कि कहाँ पे कैसे पूछा है इन लोगों ने, कैसे फंसाया है। यूपीपीसीएस का मैं लेके आया हूँ कि पिछले सालों में इन्होंने कैसे पूछा। जैसे देखिए 2021 में इन्होंने कैसे पूछा, एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ कीवर्ड्स सोवरेन सोशलिस्ट वगैरह। मैंने आपको जो S3DR बताया था, एग्जैक्ट यही पूछ लिया था इन लोगों ने, इसलिए S3DR आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पीछे आके देख लेना, उसको लिख लेना। 2019 में क्या पूछा था इन लोगों ने कि हु ड्राफ्टेड एंड थॉट द ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया था और किसने लाया था? सॉरी ब्राउट, मैं थॉट बोल रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू। ये भी मैंने आपको बताया 13 दिसंबर 1946, और वो हुआ कब था? 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। 2017 में इन्होंने क्या पूछा है कि आर द ऑब्जेक्टिव्स जस्टिस लिबर्टी जस्टिसिएबल, क्या ये न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो नहीं। जो प्रस्तावना है हमारा वो संविधान का भाग तो है, लेकिन वो नॉन जस्टिसिएबल है। आप न्यायालय में जाके इसके आधार पे केस नहीं कर सकते कि जो प्रस्तावना में चीज़ें लिखी है वो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है। सेम चीज़ें डीपीएसपी के लिए भी होती है। हम डीपीएसपी पर जाएंगे तब वो वहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये न्यायालय में क्या है? गैर प्रवर्तनीय है। 2015 में इन्होंने क्या पूछा था कि विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट। अभी जस्ट पिछले पेज में मैंने आपको पढ़ाया, कौन सा है? 42nd अमेंडमेंट, SSI, सॉवरेन सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन चीट शीट, चीटिंग नहीं है, बस अंतिम क्षण में आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं इसके लिए मैं लेके आया हूँ। इसको भी आप नोट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मेहनत तो करना पड़ता है भाई, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए नोट्स बनाते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं, चीज़ों को ईजी करने के लिए मिनोमिक्स लाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लाते हैं। थोड़ा आप भी कर लो तो चीज़ें निकल जाएंगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हमें भी खुशी होगी। नेचर ऑर्डर जो मैंने आपको बताया, S3DR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का मैंने आपको क्या बताया? जलेबी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, मैंने आपको पीछे बता रखा है। अमेंडमेंट कौन कौन से? SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। केस के सीक्वेंस देख लो, बेरुवारी, केशवानंद भारती, LIC, ठीक है। इसको तो 3 बार देख देना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब चलते हैं इसके PYQ पे, ठीक है। यहाँ से चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगी तो आप जल्दी कर पाओगे। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? कब का पूछ रहा है? 26 जनवरी 1950 का, जब संविधान लागू किया गया था। कब? जब संविधान लागू किया गया था उस समय वास्तविक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र नहीं, इतना छोटा तो नहीं था यार, ठीक है।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र, यहाँ पे इन्होंने धर्मनिरपेक्ष दे दिया है जो हमारे प्रस्तावना में कहीं नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सही लग रहा है, लेकिन एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, नहीं समाजवादी भी नहीं है, ये 42nd अमेंडमेंट से आया था, और धर्मनिरपेक्ष तो खैर है ही नहीं कहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्या था? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब बोलेगा सर समाजवाद पंथ निरपेक्ष कहाँ गया? तो आप एक बार देख लो, कब का पूछ रहा है? 1950। समाजवाद पंथ निरपेक्ष कब आया था? 1976। इसका ऑप्शन हो गया सी। ये पूछ रखा है इन लोगों ने, 2009 में भी पूछ रखा है और 2008 में भी, 2 रेगुलर ईयर्स, इसलिए मैं बोलता हूँ PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्या था? ट्रिक, SSI, एस से सोशलिस्ट, एस से सेक्युलर, आई से इंटेग्रिटी या फ्रेटर्निटी, तीनों ढूंढते हैं। सोशलिस्ट, चलिए पहला तो मिल गया। धर्मनिरपेक्ष तो खैर कहीं है ही नहीं, हमारे पास पंथ निरपेक्ष है। संप्रभुता, नहीं ये तो पहले से ही था भैया, था कि नहीं? गणतंत्र, यानी ये गणतंत्र भी हमारे पास पहले से था, तो ये भी नहीं हो जाएगा। केवल एक, लेकिन केवल एक ऑप्शन में इन्होंने दिया नहीं था, और इसका आंसर इन्होंने धर्मनिरपेक्षता ही माना था, और 1 और 2, जबकि यहाँ पे हमारे में जो है वो पंथ निरपेक्षता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ इंग्लिश में इन लोगों ने यहाँ पे सेक्युलर ही लिखा है, तो अगर आप इसको सेक्युलर लिखते हो तो आपका ये जो ऑप्शन है, ये जो आपका ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी अगर ऑप्शन ना मिले तो एक बार इंग्लिश की तरफ देख लेना, हो सकता है वहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ हो। तो अगर ये सेक्युलर लिखता है तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, SSI आ जाएगा, सोशलिस्ट भी आ जाएगा और सेकुलर भी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। कब पूछा है? 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए? ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975, 42nd अमेंडमेंट कब आया था? 1976। तो ये 42nd अमेंडमेंट के पहले का पूछ रहा है। क्या समझे भाई लोग? बंधुत्व शामिल था, समानता बिल्कुल शामिल था, संप्रभु हाँ शामिल था, क्या नहीं था? अखंडता। ऑप्शन डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कब पूछा इसने? 2006 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? देखो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है? SSI देख लेते, देखिए यहाँ पे पंथ निरपेक्षता लिखा है, वहाँ पे धर्म निरपेक्षता लिख रखा था। समाजवाद हाँ जोड़ा गया है, इसको ऐसे लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। सोशलिज्म, सेक्युलर, SSI ये दोनों जोड़े गए हैं। ग्राम स्वराज बिल्कुल नहीं, ये तो प्रस्तावना में कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो पहले से था, 1942वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन क्या है? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी। और कब पूछा गया है? 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, यार एक तो ये इंग्लिश हमारे देश को छोड़ेगा नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। अंततो गत्वा उद्देशिका बनी, सही बात है। आधार क्या था? यही था, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 सही है।
इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये भी बात सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं ऐसा बात नहीं है, इसका संशोधन बिल्कुल किया जा सकता है और हुआ भी है। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। संविधान के लिए विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, किसी को ओवरराइड नहीं कर सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वो नहीं है, क्या जस्टिसिएबल नहीं है। तो कौन कौन से? 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। कब पूछा है? 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। नौवीं अनुसूची? नहीं, बिल्कुल नहीं, नौवीं अनुसूची तो इसकी बात ही नहीं करता धर्म वर्म की। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी ऐसे डायरेक्ट नहीं करता है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। पूछा कब है? 2005। अगला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक मतलब बस देखते हैं ऑप्शन। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू किया जा सकता है तो गलत है। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं बोली गई है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी। क्या है? मैंने आपको बताया था कि गैर प्रवर्तनीय है, मतलब इसे लागू नहीं किया जा सकता है, आप इसके लिए आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से शब्द उसमें सम्मिलित नहीं होंगे? SSI, ये तीनों सम्मिलित नहीं होंगे। 2009 में क्वेश्चन पूछा है। SSI समाजवादी, सोशलिस्ट, ये नहीं होंगे, सही बात है। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, ये भी नहीं होंगे, सही बात है। और बच गया आई, इंटीग्रिटी, अखंडता, ये भी नहीं होंगे। गणराज्य तो पहले से था ही। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कब पूछा? 2009, मैंने कैसे लिख दिया यार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया बताइए? ये तो अभी बताया था, बताइए। इस एक 5 बार पूछ चुका है, 2 बार मैंने आपको पहले बताया, फिर 2010, 1991 और 2013। तो पूछे ही जा रहा है, इसको एकदम रट लीजिए। 42वां संविधान संशोधन, बस एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, और वो कौन सा था? 42nd। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? मैंने अभी आपको बताया था, रिकॉल करो। भारत में अनेक धर्म है, ये धर्मनिरपेक्ष कहाँ से बता रहा है? तो सामाजिक संस्कृति की बात कर रहा है, कंपोजिट कल्चर। दूसरा है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अब किसी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो धर्मनिरपेक्ष है। बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। देखो, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट हम धर्मनिरपेक्ष शब्द का ये परिभाषा नहीं निकाल सकते कि धर्मनिरपेक्ष अगर राज्य, इसका मतलब कि आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है। इसको भी पूरी तरीके से सही तो नहीं मानेंगे। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, एग्जैक्टली। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत में जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, ना वो किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ना किसी धर्म को नीचे गिराएगा। ऑप्शन नंबर डी। पूछा कब है? 2005 में। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही एलिमिनेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनके आंसर रट के आया हूँ, मैं यहाँ पे आया ABCD कर दे रहा हूँ। लॉजिक मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगा रहे हैं, एंड चीज़ें सही हो रही है और होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? चलिए, इजी क्वेश्चन है, इसको तो करिए, चलिए करके बताइए। संप्रभुता है? हाँ बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। लोकतंत्रात्मक? बिल्कुल है। पंथ निरपेक्ष? हाँ है। संघीय? नहीं है, ऑप्शन डी। कब पूछा है सर? 2021। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन थोड़ा 2018 में थोड़ा उन्होंने
टफ नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला पूछ लिया था। क्या था? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का इसी क्रम में उल्लेख किया गया है? सेम। न्याय कितने थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो न्याय हो गए सर 3। स्वतंत्रता कितने थे? याद हो आपको तो 5 थे। कौन कौन से थे? जल्दी जल्दी बताओ। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, कितने हो गए टोटल? 5। समानता कितने थे? 2। कौन कौन से? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता या समता, जो भी बोल लो आप उसको। और ये भ्रातृत्व का 1 हो गया। तो कैसे हो गया देखते हैं। न्याय 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2, भ्रातृत्व 1। 3, 5, 2, 1। ऑप्शन ए। बहुत शानदार क्वेश्चन था। मतलब अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा लो तो आप इसको करके दे जाओगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार ए है। विचार प्रकट करने, अभिव्यक्ति वही हो गई। देखो कैसे लिख दिया है इसको, इनको लिखना चाहिए था अभिव्यक्ति। ठीक है। विश्वास की स्वतंत्रता बिल्कुल है। आर्थिक स्वतंत्रता इसकी कहीं बात नहीं करता है। आर्थिक न्याय की बात होती है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं होती है। तो ऑप्शन डी। तो बताओ, यूपीएससी ने भी पूछा है, बताओ क्या शानदार क्वेश्चन है यार। यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था और यूपी पीसीएस ने कब पूछा था? 2008 में। बताओ, यूपीएससी से आगे चल रहा है, लेवल देखो आप। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा प्रीएम्बल, प्रस्तावना, हमने उसमें देखा बेरूवारी यूनियन केस, हमने उसमें देखा LIC केस, और फिर हमने उसमें देखा 42वां संविधान संशोधन, हमने उसमें देखा केशवानंद भारती केस, हमने देखा क्या क्या चीज़ें जुड़ी, हमने ट्रिक्स भी देखे उनके क्रोनोलॉजी के। तो यही थी। साथ में हमने PYQ भी देखा कि पिछले सालों में यूपीपीसीएस ने यहाँ से कैसे पूछा है, क्या पूछा है। आई होप कि आप एक बार देखोगे और नोट्स बना लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, या फिर कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।